नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक अभी चल रहा है कुंडली बनाना और देखना सीखें। और आज इस टॉपिक की ये आखिरी वीडियो है, पार्ट 11। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे ज्योतिष शास्त्र पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, लेकिन ये जो योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले, ये जो हमारा टॉपिक है उसकी ये आखिरी वीडियो है, उसकी ये आपकी आखिरी प्रैक्टिस है। 2 कुंडलियां मेरे पास आज और हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको सिखाने के लिए कि आप योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले। तो आपको जब ये योग कारक और मारक ग्रह आप निकालेंगे तो ये मेरी जितनी वीडियो है, जिसमें हर वीडियो में मैंने 2-2 कुंडलियों से आपको समझाने की कोशिश की है योग कारक और मारक ग्रह निकालना, तो आप उन वीडियो को बार बार जरूर देखें। अगर आप उन वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग कारक और मारक ग्रह जब हम निकालते हैं तो कौन सा बेसिक नियम है वो लगता है, और किस तरह से हम योग कारक और मारक ग्रह को देखते हैं कि वो ग्रह योग कारक हो रहा है या मारक हो रहा है। उसके बाद में मेरी जो वीडियो आएगी वो सारी जो कुंडली में जो भी योग और दोष बनते हैं, जो राजयोग भी बनते हैं और जो दोष भी बनते हैं, उनके बारे में होगी। बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्योंकि योग और दोष बहुत ज्यादा है। तो मेन जो मोस्टली जो कुंडली में योग और दोष जो बनते हैं उनके ऊपर नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी। तो आज ये मेरी वीडियो आखिरी है, योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले, उस टॉपिक के ऊपर। अगर आप योग कारक और मारक ग्रह निकालना सीख जाते हैं तो आप आधे ज्योतिष तो वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि आपको योग कारक ग्रह कौन से हैं कुंडली में और मारक ग्रह कौन से हैं, मतलब कौन से ग्रह हैं जो आपको अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। फिर आप वो दशा अंतर्दशा से देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है या जो नेगेटिव ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है। उसके बारे में क्या उपाय किए जाते हैं उसके बाद में भी, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन योग कारक और मारक ग्रह अगर आप निकालना सीख गए तो आप आधे ज्योतिष जरूर बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद भी ज्योतिष शास्त्र का जो बेसिक नियम है कम से कम वो समझ लूं, उसका मुझे ज्ञान हो जाए, अपनी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं वो मुझे समझ में आ जाए, तो प्लीज आप इन वीडियो को बार बार देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये 12 राशियां हैं और इनके जो ग्रह हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि जो घर है, भाव है, जो हाउसेस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चेंज होती है ये जो 12 राशियां और ये जो 9 ग्रह हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो घर है एज इट इज अपनी जगह पर वही रहते हैं। और हर घर में अलग अलग जो टॉपिक है, अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो देखे जाते हैं और घर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आज मेरे पास 2 कुंडलियां हैं, एक तो कुंभ लग्न की कुंडली और एक है मीन राशि जो होती है सबसे आखिरी है राशि, 12 नंबर की राशि। तो मीन लग्न की कुंडली है मेरे पास। तो सबसे पहला घर है जहां पर 11 नंबर लिख रखा है, ये है फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस जो होता है वो लगन का होता है, और फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है उसके जो राशि स्वामी होते हैं वो लग्नेश कहलाते हैं। तो फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है हमारी मकर राशि, और मकर जो राशि है वो है शनिदेव की राशि है, शनिदेव इनके राशि स्वामी है। तो यहाँ पर इस कुंडली में हमारे जो लग्नेश है वो कौन हो गए हैं, वो है शनिदेव। तो यहाँ पर शनिदेव को एक और राशि मिली हुई है, वो है कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि, और उसके भी जो देवता है वो शनिदेव है। तो यहाँ पर एक तो 10 नंबर और एक ये 11 नंबर, तो एक त्रिक भाव में है और एक केंद्र में है। तो जब कोई एक राशि केंद्र में हो और एक त्रिक भाव में हो, तो जब हम बेसिक नियम से हम देखते हैं तो ये योग कारक पहले नियम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद में देखी जाती है ग्रह की स्थिति की ग्रह स्वयं उठकर कहाँ बैठा है। लेकिन सबसे पहले नियम से जो 2 राशियां देखी जाती है, अगर एक केंद्र में है और अगर एक त्रिक भाव में है तो वो योग कारक हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव जो लग्नेश है वो हमारे योग कारक हो गए, एक केंद्र और एक त्रिक भाव मिला है उनको। फिर देखेंगे शनिदेव उठकर कहाँ बैठे हैं, शनिदेव बैठे हैं केंद्र में, और डिग्री वाइज भी अच्छी है, 16 डिग्री, मतलब 100% पावर है लग्न की, लग्नेश की, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर जो हमारे शनिदेव है, हमारे जो लग्नेश है वो योग कारक हो जाएंगे। तो शनिदेव को हम योग कारक लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है दूसरा घर, दूसरे घर में है 12 नंबर की राशि, वो है मीन राशि, और वो है बृहस्पति देव की राशि। बृहस्पति देव को भी एक और राशि मिली हुई है, और वो है तुला राशि, 7 नंबर की राशि, सॉरी धनु राशि, धनु 9 नंबर की राशि है बृहस्पति देव की। तो एक तो 12 नंबर की राशि
और एक है धनु 9 नंबर की राशि। तो 12 और 9 नंबर की राशि है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक एवरेज हाउस है, 11वां हाउस है ये। तो दूसरा घर और 7वें घर में मैंने आपको बताया था कि अष्टम द्वादश थ्योरी लगती है। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार हम देखेंगे कि जो दूसरे घर का मालिक है, और यह जो 7वें घर में भी यही थ्योरी लगती है, तो 7वें घर का जो मालिक है वो लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, उसके अनुसार ही हम योग कारक और मारक ग्रह निकालेंगे दूसरे और 7वें घर के मालिक में। तो यहाँ पर हम देखेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो 11 नंबर की जो लग्न कुंडली होती है, कुंभ लग्न की कुंडली, वो स्टार कुंडली कहा जाता है। इसे स्टार कुंडली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें बृहस्पति देव हैं वो अष्टम द्वादश थ्योरी यहाँ बृहस्पति देव के लिए नहीं लगते हैं। बृहस्पति देव यहाँ पर योग कारक कहे जाते हैं पहले नियम से। और फिर अगर हम देखेंगे कि बृहस्पति देव की अगर जो प्लेसमेंट है, उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी, तो वो बाद में मारक हो सकते हैं। लेकिन पहले नियम से जब अष्टम द्वादश थ्योरी यहाँ पर इस बृहस्पति देव के लिए स्टार कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में अष्टम द्वादश थ्योरी बृहस्पति देव के लिए नहीं लगती है। और यहाँ पर जो बृहस्पति देव है हमारे, वो सबसे पहले नियम से, फर्स्ट नियम से योग कारक होंगे। राशियों को देखते हुए 12 नंबर और 9 नंबर की राशि को देखा तो बृहस्पति देव हमारे योग कारक होंगे, क्योंकि ये स्टार कुंडली है। और इसके बाद देखेंगे हम बृहस्पति देव की प्लेसमेंट कहाँ है। बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है 8th हाउस में। ये त्रिक भाव है, कुंडली का सबसे ज्यादा बुरा घर माना जाता है। तो सबसे बुरे घर में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो यहाँ पर ये मारक हो जाएंगे। मान लीजिए कि जो बृहस्पति देव है वो या तो 11th हाउस में होते, 3rd हाउस में भी होते, या केंद्र में कहीं होते, या त्रिकोण में कहीं होते, तो यहाँ पर अष्टम द्वादश थ्योरी के नहीं लगती, क्योंकि स्टार कुंडली है। तो बृहस्पति देव सिर्फ इसी कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक हो जाते। लेकिन अगर 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठ जाए, उसका विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, तो चाहे उसकी जो 2 राशियां हैं वो कितने ही अच्छे घर में हो, वो मारक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे बृहस्पति देव हैं वो यहाँ पर मारक हो जाएंगे। उसके बाद में है तीसरा घर। तीसरे घर में है 1 नंबर की राशि, और 1 नंबर की राशि है मेष राशि, फर्स्ट राशि। और मंगल देव की राशि है ये, और मंगल देव को भी 2 राशियां मिली हुई है, 8 नंबर की वृश्चिक राशि। तो एक तो यहाँ पर ये मिल गया है औसत हाउस, एवरेज हाउस। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 8वें नंबर की राशि कहाँ है, वो है यहाँ पर केंद्र में। तो एक मिल गया है केंद्र और एक मिल गया है एवरेज हाउस। ठीक ठाक घर है ये, इतना अच्छा घर नहीं माना जाता है तीसरा घर, क्योंकि संघर्ष का घर होता है ये। तो केंद्र और एवरेज मिल गया है, तो पहले नियम से तो योग कारक हो जाएंगे मंगल देव। देन उसके बाद में देखेंगे कि मंगल देव की स्थिति कैसी है। मंगल देव बैठे हैं स्वयं के घर में, केंद्र में, 10वें घर में, प्रोफेशन के हाउस में। तो जब भी कोई ग्रह पहले नियम से योग कारक हो जाता है और केंद्र में खुद की ही राशि के साथ में बैठ जाता है, तो एक राजयोग वाली स्थिति बनती है। तो यहाँ पर राजयोग वाली स्थिति बनेगी, लेकिन मंगल देव की डिग्री है वो 29 डिग्री है, तो इतना अच्छा राजयोग नहीं बन पाएगा। मंगल देव को एक्टिव करना होगा, लेकिन आपको यहाँ इतना ही समझना है कि यहाँ पर मंगल देव का राजयोग बन रहा है, तो मंगल देव योग कारक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। केंद्र में बैठे हैं मंगल देव स्वयं की राशि में, तो यहाँ पर मंगल देव योग कारक हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम चौथे घर की, 4th हाउस में 2 नंबर की राशि है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की राशि स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव को भी एक और राशि मिली हुई है 7 नंबर की, तुला राशि। तो 2 नंबर यहाँ पर और 7 नंबर यहाँ, तो एक केंद्र मिल गया, एक त्रिकोण। तो बहुत अच्छी स्थिति है, केंद्र भी मिला है, बहुत अच्छा हाउस है, और त्रिकोण जो मिला है वो भी बहुत अच्छा घर है। तो दोनों बहुत अच्छे घर मिले हैं, तो पहले नियम से शुक्रदेव योग कारक हो गए। लेकिन फिर देखते हैं हम शुक्रदेव स्वयं उठकर कहाँ बैठे हैं, प्लेसमेंट कैसी उनकी। तो प्लेसमेंट यहाँ पर आप देखिए, शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हैं। शुक्रदेव जो है वो कन्या राशि के साथ में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी कारण से उनका नीच भंग भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर चाहे वो नीच नहीं होते, लेकिन 6, 8, 12 में बैठ गए, शुक्रदेव विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा है, तो पहले नियम से चाहे वो योग कारक हो गए, लेकिन प्लेसमेंट अगर किसी ग्रह की अच्छी नहीं हो तो वो ग्रह मारक हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव की भी वही स्थिति हो गई, शुक्रदेव यहाँ पर मारक हो जाएंगे, लेकिन वो नीच के भी है, तो वहां पर हमें सामने उसके ब्रैकेट में नीच भी लिखना है। फिर देखते हैं 5वां घर। 5वें घर में है 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि है बुधदेव की। बुधदेव को भी एक और राशि मिली हुई है, कन्या राशि, वो है 6 नंबर की राशि। तो एक तो मिल गया है बुधदेव को त्रिकोण, और एक मिला है प्लस त्रिक।
तो त्रिकोण एक बहुत अच्छा घर है और एक साथ में त्रिक मिला है, तो पहले नियम से योग कारक हो गए हैं बुधदेव। और फिर देखेंगे कि बुधदेव बैठे कहाँ है, स्थिति कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है। तो बुधदेव की प्लेसमेंट है 7th हाउस, केंद्र में ही बैठे हैं बुधदेव, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन बुधदेव देखिए आप यहाँ पर 29 डिग्री है सूर्यदेव और 23 डिग्री है बुधदेव। तो यहाँ पर डिफरेंस देखें हम तो 6 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो और जो बुधदेव है वो 13 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत पास से बुधदेव अस्त हुए हैं। तो यहाँ पर बुधदेव अस्त हो गए, लेकिन बुधदेव योग कारक है, हम उसको मारक में नहीं लिखेंगे क्योंकि केंद्र में बैठे हैं बुधदेव। तो बुधदेव यहाँ पर योग कारक हो जाएंगे, लेकिन उसके सामने हमें अस्त भी लिखना है, अस्त हो गए हैं सूर्यदेव से। उसके बाद में है छठा घर, छठे घर में 4 नंबर की राशि है चंद्रदेव की। चंद्रदेव को एक ही राशि मिली हुई है। तो पहले नियम से, क्योंकि जो राशि है वही त्रिक में है चंद्रदेव की, तो पहले नियम से मारक हो गए चंद्रदेव। फिर देखेंगे चंद्रदेव की प्लेसमेंट कैसी है। चंद्रदेव केंद्र में बैठे हैं, लेकिन कोई इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर जो चंद्रदेव है वो मारक हो जाएंगे। फिर है 7वां घर, 7वें घर में है 5 नंबर की राशि, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के राशि स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव को भी सिर्फ एक ही राशि मिली हुई है, तो ये यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये जो है वो है 7th हाउस, तो अष्टम द्वादश थ्योरी लगेगी यहाँ पर। तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार हम देखेंगे लग्नेश का शत्रु है या मित्र है। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव के अति शत्रु है सूर्यदेव। तो यहाँ पर सूर्यदेव, चाहे फिर उसमें स्थिति कैसी भी हो, सूर्यदेव मारक ही होंगे क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं। फिर देखते हैं हम यहाँ पर, अब बचे हैं हमारे राहु और केतु। राहु देव हैं वो बैठे हैं 5 नंबर की राशि के साथ, सिंह राशि के साथ। और सिंह राशि के साथ में राहु देव की नहीं बनती है, दोनों आपस में अति शत्रु हैं। क्योंकि राहु और केतु का जब भी आप योग कारक मारक ग्रह निकाले तो आप देखिए कि वो जो राहु और केतु है वो जिस राशि के साथ में बैठे हैं, यहाँ पर 5 नंबर की राशि के साथ बैठे, तो जिस भी राशि के साथ में बैठे हैं तो वो उनके शत्रु हैं या मित्र हैं, उसके अनुसार ही आप राहु और केतु का योग कारक मारक ग्रह निकालेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है राहु और केतु देव का जब योग कारक और मारक ग्रह निकालते तब, क्योंकि राहु देव और केतु देव की स्वयं की अपनी कोई राशि नहीं होती, इसलिए शत्रु और मित्रता के अनुसार ही उनको योग कारक और मारक ग्रह देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर की राशि के साथ में है सिंह राशि और अति शत्रु है राहु देव के। तो यहाँ पर जो राहु देव हैं वो हमारे मारक हो जाएंगे। फिर देखते हैं केतुदेव। केतुदेव बैठे हैं 11 नंबर की राशि के साथ में शनिदेव की राशि के साथ में। तो केतुदेव शनिदेव के अति मित्र है, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर देखें हम शनिदेव की, इनकी जो जिस राशि के साथ में बैठे हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति कैसे है। तो यहाँ पर शनिदेव की स्थिति भी अच्छी है, केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे केतुदेव हैं वो भी योग कारक हो जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे हम, हमारे पास एक और कुंडली है तो उसका भी योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं। तो ये है मीन लग्न की कुंडली। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको, ये आप कंफ्यूज मत होना, इसको देख के ये जो मैंने मार्कर से लिखा है वो फर्स्ट सेकंड ये सारे हाउसेस है, तो आपको इससे थोड़ा क्या कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये हाउसेस है और ये जो राशियां हैं वो चेंज हुई है, ग्रह है वो चेंज हुए हैं। घर जो है, हाउसेस है, भाव है, वो अपने ही जगह पे है। तो यहाँ पर पहला घर है ये फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस का जो हाउस होता है वो लगन कहलाता है और फर्स्ट हाउस का जो मालिक होता है वो लग्नेश कहलाता है। तो ये पहले घर में 12 नंबर की राशि है और मीन राशि है। मीन राशि की जो राशि है, राशि बृहस्पति देव की है। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में लग्नेश हो गए हैं। बृहस्पति देव की एक और राशि है धनु, 9 नंबर की राशि, तो वो भी केंद्र में है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति कितनी अच्छी है बृहस्पति देव की, दोनों केंद्र मिले हैं, दोनों राशियों की। बृहस्पति देव की जो दो राशियां उन दोनों को केंद्र का घर मिला है। फिर देखेंगे कि बृहस्पति देव स्वयं कहाँ है। बृहस्पति देव स्वयं बैठे हैं 11th हाउस में, ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर सूर्य देव है 0.2 डिग्री और बृहस्पति देव है 12 डिग्री, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है और 11 डिग्री पर बृहस्पति देव अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बृहस्पति देव हैं, हमारे जो लग्नेश हैं, वो योग कारक तो होंगे, लेकिन एक तरह का लगन दोष इस कुंडली में बन जाएगा। लगन दोष के ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट मेरी सारी वीडियो इन्हीं टॉपिक के ऊपर है, तो आपको एक एक सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुंडली में लगन दोष बन जाएगा, लेकिन योग कारक रहेंगे बृहस्पति देव लग्नेश। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को हम लग्नेश को योग कारक लिख लेंगे, लेकिन वो लगन दोष भी हम ब्रैकेट में साथ में लिखेंगे। उसके बाद में है दूसरा घर। ये देखिए दूसरा घर है
दूसरे घर में राशि कौन सी है, 1 नंबर की, और वो है मेष राशि। मेष राशि है मंगल देव की राशि, मंगल देव को भी एक को राशि मिली हुई है। वृश्चिक राशि वो है 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि है। तो एक ये घर भी, दूसरा घर धन भाव का है, अच्छा घर मिला है। एक त्रिकोण मिला है, ये भी अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम अष्टम द्वादश छोरी लगाते हैं, क्योंकि दूसरे और 7वें घर में हमें अष्टम द्वादश छोरी लगानी है, दूसरे घर में सिर्फ इस कुंडली में छोड़ के, क्योंकि ये स्टार कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है, बाकी सारी कुंडलियों में एज इट इज वही नियम लगेगा। तो यहाँ पर दूसरा घर है, दूसरे घर में अष्टम द्वादश छोरी लगाते हैं। तो ये मंगल देव जो है हमारे लग्नेश है बृहस्पति देव के, तो बृहस्पति देव के अति मित्र हैं मंगल देव, तो उसके अनुसार भी मंगल देव जो है वो योग कारक होंगे। फिर देखेंगे कि मंगल देव स्वयं कहाँ बैठे हैं, मंगल देव स्वयं बैठे हैं अपनी राशि में, धन भाव में, दूसरे घर में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर जो मंगल देव है वो भी योग कारक हो जाएंगे। उसके बाद में है थर्ड हाउस, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में राशि कौन सी है, 2 नंबर की, 2 नंबर की राशि है, वो है वृषभ राशि, शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव को भी एक और राशि मिली हुई है, तुला राशि, वो है 7 नंबर की। तो एक तो ये मिल गया और एक ये, तो एक मिल गया है सम घर मिला है और एक मिला है त्रिक। तो सम घर को भी इतना अच्छा घर नहीं माना जाता, तीसरा घर तो वैसे भी इतना अच्छा होता नहीं है, संघर्ष का घर माना जाता है। और 7वां घर है वो त्रिक भाव है, क्योंकि कुंडली का 8वां, ये जो 7 नंबर है ये राशि है तुला राशि, लेकिन ये जो घर है वो है 8वां घर है, तो ये कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है। तो यहाँ पर मारक हो जाएंगे पहले नियम से शुक्रदेव। फिर देखेंगे कि शुक्रदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं, शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं केंद्र में, फिर भी शुक्रदेव मारक ही होंगे, क्योंकि जो 2 राशियां हैं शुक्रदेव को जो मिली है वो दोनों अच्छे घर में नहीं है। तो यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं हमारे वो मारक हो जाएंगे। उसके बाद में है 4th हाउस, ये 4th हाउस है। 4th हाउस में राशि है 3 नंबर की, मिथुन राशि है। मिथुन राशि है बुध देव की राशि, बुध देव को एक और राशि मिली हुई है 6 नंबर की, कन्या राशि। तो एक तो 3 और एक 6, तो दोनों केंद्र के हाउस मिले। तो बुध देव की जो 2 राशियां हैं दोनों वो बहुत ही अच्छी जगह पे है कुंडली में। फिर देखेंगे कि बुध देव स्वयं कहाँ बैठे हैं, बुध देव बैठे हैं 11th हाउस में, तो ये भी सम घर है, लेकिन ठीक है स्थिति, इतनी बुरी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें 18 और सूर्यदेव की 2 डिग्री, तो यहाँ पर 16 डिग्री, लेकिन 13 डिग्री पर बुधदेव अस्त होते हैं, तो यहाँ पर बुधदेव अस्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो बुधदेव हैं वो हमारे योग कारक हो जाएंगे। उसके बाद में है 5वां घर, 5वें घर में राशि है 4 नंबर, 4 नंबर है कर्क राशि, चंद्रदेव की राशि है। चंद्रदेव को एक ही राशि मिली हुई है। फिर देखते हैं चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं। पहले नियम से तो चंद्रदेव की राशि है वो त्रिकोण में है, अच्छे घर में है, तो पहले नियम से योग कारक हो गए। लेकिन फिर देखेंगे कि प्लेसमेंट कैसी है चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। चंद्रदेव बैठे हैं 12वें घर में, त्रिक भाव में, तो यहाँ पर चंद्रदेव मारक हो जाएंगे। देखिए प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पहले नियम से, चाहे कोई भी ग्रह कितना ही अच्छा हो, उनकी जो 2 राशियां है वो कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे हाउस में हो, लेकिन अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मान लीजिए वो ग्रह नीच का हो गया या 6, 8, 12 में बैठ गया है, तो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। नीच के ग्रह के साथ बैठ गया है तो वहां पर वो ग्रह योग कारक नहीं होगा, वो मारक हो जाएगा। फिर है 6ठा घर, 6ठे घर में है 5 नंबर की राशि, वो है सिंह राशि। सिंह राशि है सूर्य देव की, उनको भी एक ही राशि मिली हुई है। तो पहले नियम से, क्योंकि त्रिक भाव में है उनकी राशि, तो पहले नियम से सूर्य देव ये हो गए हैं मारक। फिर देखेंगे हम वो बैठे भी 11th हाउस में, ठीक ठाक हाउस में है, सम हाउस में है, तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य देव की, तो सूर्य देव यहाँ पर मारक हो जाएंगे। और यहाँ पर उनकी जो डिग्री है वो भी 0 डिग्री है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये सारे ग्रह हो चुके हैं। फिर है 10 नंबर की राशि, वो है 11वें घर में। 11वें घर में 10 नंबर की राशि है मकर राशि, शनिदेव की राशि। शनिदेव को भी एक और राशि मिली हुई है कुंभ राशि। कुंभ राशि है शनिदेव की, तो दोनों राशियां एक तो सम घर में और एक त्रिक घर में, तो पहले नियम से जो शनिदेव है वो मारक हो गए हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि शनिदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं। शनिदेव भी यहाँ बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो है वो है 0.9 डिग्री और सूर्य देव है 0.2 डिग्री, तो यहाँ पर 7 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पर शनिदेव बहुत पास से अस्त हो चुके हैं सूर्य देव से, और दोनों जो राशियां हैं वो भी अच्छे हाउस में नहीं है, और जो शनिदेव है वो भी खुद के ही घर में बैठे हैं, सम घर में बैठे हैं, तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे शनिदेव हैं वो मारक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बचते हैं हमारे राहु और केतु। देखिए राहु देव यहाँ पर बैठे हैं। मैंने आपको बताया था कि राहु देव को 2 कारक ग्रह मिले हैं, कारक घर हैं इनके, एक तो तीसरा
और एक 11वां। तो तीसरा और 11वां घर है वो राहु देव का कारक घर है। अगर वो चाहे शत्रु के घर में भी हो, तीसरे और 11वें घर में, तो भी वो उस समय मारक होंगे। अभी हम उनको वो योग कारक होंगे, हम उनको मारक में नहीं लिखेंगे। बाकी राहु और केतु का जब हम योग कारक मारक ग्रह निकालते हैं तो शत्रु और मित्रता के अनुसार ही निकालते हैं। लेकिन तीसरा और 11वां घर राहु और राहु देव का सिर्फ केतु देव का नहीं है, सिर्फ राहु देव के दोनों कारक घर हैं। तो यहाँ पर जो राहु देव हैं वो योग कारक होंगे। बस अगर वो नीच के हो जाते हैं तीसरे और 11वें घर में तो वहां पर वो योग कारक नहीं रहेंगे, वहां पर वो बुरे रिजल्ट ही देंगे, तो वहां पर हम मारक लिखेंगे। लेकिन शत्रु और मित्रता के नियम से देखें तो तीसरा और 11वां घर उनका कारक घर है, तो वहां पर राहुदेव योग कारक रहेंगे। तो राहुदेव यहाँ पर 2 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं और राहुदेव 2 नंबर की राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है राहुदेव की। तो राहुदेव उच्च के हो गए हैं। और अगर राहु देव उच्च के हैं तो केतु देव भी उच्च के होते हैं, क्योंकि राहु देव और केतु देव हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। तो राहु देव अगर उच्च के हैं तो यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि के साथ में केतु देव भी उच्च के हैं। तो आज की जो मेरी सीरीज है योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आप वीडियो को बार बार देखें तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकाले जाते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट आए जब आप वीडियो देखते हैं या अपनी कुंडली से आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि मेरी कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालूं, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये भाई इस कुंडली में ये योग कारक और मारक कैसे हुआ है। तो वो मैं जो डाउट है वो आपका क्लियर मैं कर दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजी से इजी आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि कुंडली को हम कैसे रीड करते हैं, कुंडली को हम कैसे समझते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, आगे से आगे तक इस ज्ञान को बढ़ाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।